हेलो एवरीवन, एजे हियर। आज हम देखेंगे स्टडी ऑफ कॉन्शियस, यानी मीनिंग क्या होता है, कॉन्शियसनेस क्या होता है, अनकॉन्शियसनेस क्या होता है, ये सब की आज हम स्टडी करेंगे। लेट्स स्टार्ट। In the late 19th century, German physician and philosopher Wilhelm Wundt established first psychological laboratory at Leipzig University in 1879 to study human behavior. Okay, 90s लेट यानी कि 19th सेंचुरी के लेट में ख़त्म होते होते जो जर्मन फिजिशियन और फिलोसफर थे जिनका नाम था विल्हेम वुंट, इन्होंने फर्स्ट टाइम साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी स्टैब्लिश की थी एट लिप्जिग यूनिवर्सिटी में। कब? 1879 में। किस लिए? स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करने के लिए विल्हेम वुंट ने लेबोरेटरी फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी उन्होंने स्टैब्लिश की थी। ये इम्पॉर्टेंट है, ये फिलिंग द ब्लैंक्स में भी क्वेश्चन आ सकता है। ओके, ही इंट्रोड्यूस्ड द टर्म कॉन्शियस एक्सपीरियंस। द टर्म कॉन्शियस एक्सपीरियंस refers to the awareness of the mental activities of an organism. विल्हेम वुंट ने इंट्रोड्यूस किया टर्म कॉन्शियस एक्सपीरियंस। देखिए, एक्सपीरियंस यानी अनुभव, ओके, और कॉन्शियस मीन्स होता है, द टर्म कॉन्शियस मीन्स अवेयरनेस ऑफ मेंटल एक्टिविटीज़ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। यानी कि कॉन्शियसनेस यानी वो स्टेट होता है जब हम अवेयर होते हैं कि मैं मतलब पास्ट में क्या हुआ था, प्रेजेंट में क्या है, जो प्रेजेंट टाइम है उससे अवेयर रहने को बोलते हैं कॉन्शियसनेस, जो हमको पता हो। और फ्यूचर, नॉट लाइक अ ऑल फ्यूचर, मीन्स फ्यूचर में आपके साथ क्या क्या होगा आपको नहीं पता ना, क्योंकि वो तो बेस है कि आप प्रेजेंट में क्या कर रहे हो। ठीक है, तो कॉन्शियसनेस मीन्स होता है कि अवेयरनेस, आपको अवेयरनेस होगी आपकी मेंटल एक्टिविटीज़ की। किसी भी इंसान को मेंटल एक्टिविटी की अपनी अवेयरनेस होगी कि हाँ वो कहाँ पे बैठा है। जैसे एक फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स अगर लेक्चर में बैठा है तो उसको अवेयरनेस होगा कि टीचर ने लास्ट लेक्चर इससे पहले लेक्चर में उसको क्या पढ़ाया था, अभी वो क्या पढ़ रहा है, और उसको अब आने वाले समय में उसको क्या पढ़ाएंगे, उसके नेक्स्ट वाला जो लेक्चर होगा उसमें क्या पढ़ाएंगे। ठीक है, ये एग्जाम्पल से आई होप आपको समझ में आया होगा। The awareness includes the stored in mental impressions or representations of the past, present and future. देखिए, यहाँ पे वही बोला है कि अवेयरनेस क्या होता है, वो इंक्लूड करता है जिसमें आपका माइंड में स्टोर होता है पास्ट की इंफॉर्मेशन, प्रेजेंट की और फ्यूचर की इंफॉर्मेशन होती है। He conducted experiment on reaction time, perception, consciousness, etc. After that, psychology merged as a science. Okay? इन्होंने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया रिएक्शन टाइम, यानी कि अगर टीचर ने कोई क्वेश्चन किया तो स्टूडेंट उस क्या आंसर देता है, कैसे रिएक्ट करता है, उसको बोलते हैं रिएक्शन टाइम। परसेप्शन यानी कि हम किसी चीज़ को देख के कैसे उसको अपने माइंड में उसकी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। फॉर एग्जांपल बॉटल, अगर हम किसी बॉटल को देखते हैं तो हम उसको देख के इजीली बता सकते हैं ना कि वो बॉटल कौन से कलर का है, उसका कौन सा डिज़ाइन है। तो बेसिकली जब हम किसी चीज़ को देख के उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन अपने माइंड में लेते हैं उसको बोलते हैं परसेप्शन, समझना। ठीक है, और कॉन्शियसनेस यानी अभी मैंने बताया जैसे कि अवेयरनेस होता है आपकी मेंटल एक्टिविटीज़ के बारे में। और इसके बाद ये सारे चीज़ डिस्क्राइब करने के बाद फाइनली जो साइकोलॉजी है वो इमर्ज हुआ एज अ साइंस उसको वो फ्यूचर में आया। डू यू नो, ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लेते हैं। द ईयर 1879 इज एन इम्पॉर्टेंट ईयर इन द हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी बिकॉज it was the beginning of systematic study. Psychology emerged as an independent branch of knowledge. Okay, जो साइकोलॉजी की हिस्ट्री में जो ईयर 1879 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस ईयर के बाद ही एक स्टार्ट हुआ था सिस्टमेटिक स्टडी साइकोलॉजी के बारे में, और ये इंडिपेंडेंट यानी कि ये एक अच्छे से एक अकेला ब्रांच के रूप में एक सब्जेक्ट या ब्रांच बोल सकते हो उसके रूप में ये आया था, स्टेट में आया था, सेपरेट हुआ था फिलॉसफी से, और एक वो खुद का उसका नेम बना था, एक सब्जेक्ट वो आया था। ये विल्हेम वुंट है,
इनके बारे में इंफॉर्मेशन है। यूनिवर्सिटी ऑफ लिप्जिंग जर्मनी इन्होंने स्टैब्लिश की थी, फर्स्ट स्टैब्लिश हो यहाँ पे साइकोलॉजी लेबोरेटरी इन 1879। ओके, डिफाइन साइकोलॉजी एज अ स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। अकॉर्डिंगली विलियम वुड ने उन्होंने डिफाइन किया था कि जो साइकोलॉजी है वो स्टडी है कॉन्शियसनेस, यानी कि जब हम अवेयर होते हैं अपने पास्ट से, जो इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है और प्रेजेंट से और फ्यूचर से, उसको बोलते हैं कॉन्शियसनेस। ठीक है। और फोर्थ पॉइंट, he used scientific methods to study fundamental psychological process such as reaction time in response to visual or auditory stimuli। ओके, यानी कि इन्होंने साइंटिफिक मेथड्स यूज़ किया था कि ऑब्जर्व करने के लिए कि कैसे इंसान रिएक्शन टाइम में कैसे वो रिस्पॉन्स करता है, उसका विजुअलाइज कैसे वो कर सकता है चीज़ों को। जैसे आपने देखा होगा ऐसे स्टूडेंट्स को कुछ पिक्चर्स, बहुत सारे पिक्चर्स दिखाए जाते हैं और उस कुछ सेकेंड्स के लिए दिखाए जाएंगे और फिर उसको बोलेंगे कि तुम मुझे बताओ कि तुमने क्या क्या देखा था। इस टाइप के उन्होंने बताया थे। ही इंट्रोड्यूस्ड इंट्रोस्पेक्शन मेथड, ये एक मेथड है जो इन्होंने जिससे हम लोगों को इंट्रोडक्शन करवाया था। ठीक है, अभी देखते हैं स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। अभी ये जो डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड है, इन्होंने जो डेफिनेशन दिया साइकोलॉजी का, अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से कि इनके हिसाब से साइकोलॉजी जो है वो स्टडी है अनकॉन्शियसनेस का। अब अनकॉन्शियस क्या होता है देखते हैं। डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड, इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा थोड़ा चेंज हो सकता है ना अकॉर्डिंगली टीचर। एंड एस्टोरियन फिजिशियंस डिफाइंड of psychology as a study of unconscious. He believes that most of our motives are hidden। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलियन फिजिशियन है और इन्होंने डिफाइन किया था कि साइकोलॉजी एक स्टडी है अनकॉन्शियस का। ठीक है, ये मानते हैं कि जो हमारे मोटिव्स होते हैं, मोटिव्स आर हिडन, वो छुपे हुए होते हैं। मतलब कोई भी चीज़ करने के लिए कुछ ना कुछ हमारे पास रीज़न होता है। जैसे कि बच्चों को कार्टून देखने में क्यों वो देखते हैं, बिकॉज उनको उसमें मज़ा आता है, फन फील करते हैं वो, इसीलिए। there is an unconscious level of our mind where we push or repress all our threatening urges and desires। ओके, इनके हिसाब से कि हम अनकॉन्शियस एक लेवल होता है माइंड का जहाँ पे हम चीज़ें तो करते हैं पर हमें जो डिज़ायर्स और अर्जेस वो हम देखते हैं, पर हमको करेक्टली नहीं पता होता कि हम क्यों कर रहे हैं। वो ही जो रीज़न होता है, जैसे कि किसी को मार देना नहीं होगा, हाँ, किसी को अगर हम मारते हैं तो क्यों, या तो हमें उसकी बात पसंद नहीं आई होगी या उसने हमको कुछ उल्टा कहा होगा, इस तरह से। तो मतलब वो एक रीज़न होता है जो हमको किसी काम को, किसी एक्शन को करने के लिए पुश करता है। ठीक है, ही स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ अर्लियर चाइल्डहुड एक्सपीरियंस एंड बिलीव दैट पर्सनैलिटी इज formed in the first 5 years of life। इन्होंने इम्पॉर्टेंट अर्लीहुड चाइल्ड का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बताया था अपनी स्टडीज़ में। मतलब जो हमारा स्टार्टिंग का जो बचपन होता है ना, फर्स्ट 5 ईयर्स, उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, वन सेकेंड। तो इनके हिसाब से ये विश्वास, ये बिलीव करते हैं कि पर्सनालिटी जैसी हमारी पर्सनालिटी बनती है वो डिपेंड करता है हमारे फर्स्ट 5 ईयर्स पे, लाइफ के। ओके, इफ़ देयर आर मेनी मेजर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स सीन्स इन द पर्सनस लाइफ ही हैज़ रोड्स इन अर्लियर ईयर्स ऑफ लाइफ। मतलब अगर उसको कोई मेजर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आ रही है लाइफ में, इसका मीन्स कि ये प्रॉब्लम उसके जो पहले के उसके 5 साल थे उसके वजह से उसको हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ओके, यहाँ देखते हैं स्टडी ऑफ बिहेवियर। बिहेवियर क्या होता है? बिहेवियर, विलियम वुड डिफाइंड साइकोलॉजी एज study of unconsciousness and Dr. Sigmund Freud as a study of unconsciousness. However, here again consciousness and unconsciousness are not observed directly.
Hence, Dr. Johann B. Watson redefined psychology as a science of human behavior. Okay? देखिए, जैसे कि विल्हम वुड ने डिफाइन किया था साइकोलॉजी को कि वो स्टडी होती है कॉन्शियसनेस की, यानी कि जिससे हम अवेयर होते हैं, और डॉक्टर फ्रूड ने क्या बोला कि वो साइकोलॉजी स्टडी है अनकॉन्शियस, जिससे हम अवेयर नहीं होते हैं. ठीक है, तो इस तरह से ये जो दोनों कॉन्शियसनेस एंड अनकॉन्शियसनेस, ये दोनों हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते डायरेक्टली. ठीक है, और इसी की वजह से डॉक्टर बी वॉटसन ने साइकोलॉजी के डेफिनेशन को रीडिफाइन किया, और अकॉर्डिंग टू हिम साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. बिहेवियर मीन्स किसी भी सिचुएशन में हम कैसे रिएक्ट करते हैं, ये होता है हमारा बिहेवियर. और आपका लेटेस्ट डेफिनेशन जो है उसके अकॉर्डिंगली द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस. ठीक है, तो अब आपको माइंड में रखना है, अगर कोई भी आपसे पूछे कि साइकोलॉजी का डेफिनेशन क्या है, तो आप बोलोगे साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस. सिर्फ ह्यूमन बिहेवियर नहीं, ओके, मेंटल प्रोसेस भी इम्पॉर्टेंट है. ये दोनों वर्ड आपको याद रखने हैं. ह्यूमन बिहेवियर यानी हम सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हैं. सेकेंड, मेंटल प्रोसेस, हमारा मेंटल प्रोसेस क्या होता है, ये भी हम साइकोलॉजी में ही पढ़ते हैं. तो ये जो कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स है जो आपको पढ़ने चाहिए इस डेफिनेशन के लिए. जैसे कि बिहेवियर क्या होता है. इन जनरल वी कैन से दैट बिहेवियर इज एन ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्स टू वेरियस स्टिमुलाई प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग. यानी कि बिहेवियर जनरली हम कह सकते हैं कि बिहेवियर वो होता है जो एक ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स करता है वेरियस स्टिमुला, यानी कि कोई भी सिचुएशन. जैसे कि आगे एग्जाम्पल आप देखेंगे कि टीचर है टीचर ने क्वेश्चन किया स्टूडेंट से. फॉर एग्जांपल स्टूडेंट का नाम रोहन है और उसने आंसर किया. ठीक है, तो सिचुएशन क्या किसने क्रिएट किया, टीचर ने. तो टीचर जो होंगी वो स्टिमुलस होगा, और ऑर्गेनिज्म कौन होगा, जो ऑर्गेनिज्म किसको बोलेंगे, जो रिस्पॉन्स को जनरेट करता हो. यानी कि रोहन, रिस्पॉन्स किसने दिया, आंसर रोहन ने दिया, और जो आंसर रोहन देगा वो होगा उसका रिस्पॉन्स. ठीक है, आगे देखते हैं. बट ईच इंडिविजुअल माइट हैव डिफरेंट रिस्पॉन्स टू द सेम स्टिमुलस बिकॉज ऑफ देयर इंटरेस्ट, पर्सनैलिटी एंड एटीट्यूड्स. ओके, लेकिन ये हो सकता है कि जो हर एक इंडिविजुअल यानी हर एक इंसान, ऐसा हो सकता है कि वो सेम सिचुएशन सेम हो, पर उसका जो रिएक्शन होता है ना वो डिफरेंट होगा. क्यों होता है, बिकॉज ऑफ देयर इंटरेस्ट, पर्सनैलिटी, एटीट्यूड्स. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी बच्चे के सामने जो 5 साल का है, अगर उसके सामने पैसा रखेंगे, चॉकलेट रखेंगे, तो वो कौन सा लेगा, वो लेगा चॉकलेट, ना कि पैसा. क्यों, क्योंकि वो अपने उसका इंटरेस्ट उसमें होगा, वो ये फ़ायदा नुकसान नहीं देखेगा, उसको इंटरेस्ट के हिसाब से. ठीक है, आगे देखते हैं. बिहेवियर इज़ आइदर ओवर्ट और कवर्ट. ओवर्ट यानी बाहरी, बिहेवियर यानी जो भी हम एक्शन करते हैं. बिहेवियर इंक्लूड्स डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल रिस्पॉन्स लाइक वॉकिंग, टॉकिंग, डांसिंग एक्सेट्रा. ओवर्ट बिहेवियर यानी ऐसे बिहेवियर जो हम डायरेक्ट ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे कि चलना हो गया, बोलना हो गया, डांसिंग हो गया. ठीक है, और कवर्ड बिहेवियर इंक्लूड्स रिस्पॉन्स विच आर नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल बट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम बिहेवियर लाइक थिंकिंग, फीलिंग एक्सेट्रा. और जो हमारा कवर्ड बिहेवियर होता है वो होता है जो बिहेवियर्स हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल अगर कोई पीपल सोच रहा है, कैसा फील कर रहा है, हम देख सकते हैं कि वो कैसा फील कर रहा है. मीन्स हम देखेंगे कब, जब वो अपना फेशियल एक्सप्रेशन देगा, उसके फेस पे कोई एक्सप्रेशन होगा, तभी हम पता कर सकते हैं, बोल सकते हैं ना कि हाँ ये इंसान ऐसा बिहेव कर रहा है. ठीक है, देखते हैं. सेकेंड टर्म है मेंटल प्रोसेस. इन साइकोलॉजी वी स्टडी द एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल फैक्टर्स ऑफ बिहेवियर. यानी कि साइकोलॉजी में हम एक्सटर्नल यानी बाहरी और इंटरनल यानी अंदर के, ये सभी फैक्टर्स पढ़ते हैं हमारे बिहेवियर के. हियर वी स्टडी द मेंटल प्रोसेस ऑफ एन इंडिविजुअल. इट इंक्लूड्स थिंकिंग, मेमोरी, फॉरगेटिंग, इमोशन, मोटिवेशन, अटेंशन, परसेप्शन. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे. थिंकिंग यानी सोचना, मेमोरी मीन्स हमारी जो भी यादें हैं,
फॉरगेटिंग मीन्स हम क्यों भूलते हैं, कैसे क्या भूलते हैं। इमोशंस यानी हमारा हैप्पी है, सैड है, एंग्री है। इमोशंस। मोटिवेशन मीन्स जो रीजंस होता है जिसके वजह से हम कुछ करते हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड्स के साथ रहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं ना कि पेरेंट्स के साथ, मतलब जो अडल्ट स्टूडेंट्स होते हैं वो। क्यों? क्योंकि वो अपने सेम एज के साथ जो फ्रेंड्स होते हैं उनके साथ ज़्यादा इंजॉय करते हैं। अटेंशन यानी अटेंशन, हम कब किस चीज़ पे ध्यान देते हैं। अटेंशन देना यानी ध्यान देना। परसेप्शन मीन्स हम किसी भी चीज़ को कैसे मानते हैं, किसी चीज़ को देख के कैसे उसका इन्फॉर्मेशन हम बताते हैं, डिस्क्राइब हम कैसे करते हैं। थर्ड है साइंटिफिक मैथड। एक्सपेरिमेंट मीन्स एन इंडिविजुअल्स ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वेशन इन controlled conditions. Here, a researcher or experimenter can test his assumptions by observing and collecting the data from sample population. देखो साइंटिफिक स्टडी क्या होता है, जब हम ऑब्जर्व करते हैं इंडिविजुअल्स को के उसके ऑब्जेक्टिव को ऑब्जर्व करते हैं और उसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि हाँ ये क्या कर सकता है। जैसे कि एक बच्चा जो बहुत ही शरारती है, तो उसका इन्फॉर्मेशन है उसको ऑब्जर्व उसके बिहेवियर को करके हम बता सकते हैं कि हाँ हो सकता है इसने किसी को मारा होगा या नहीं मारा होगा। ऐसे फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे बेस्ट एग्ज़ाम्पल, अपने मम्मी पापा बच्चे को जानते हैं अच्छी तरीके से कि वो कब क्या कैसे रिएक्ट करेगा, ना कि कोई और। जैसे कि टीचर्स के सामने बच्चे बहुत ही अच्छे से रहेंगे, पर रियलिटी उनके पेरेंट्स को पता होती है। दीज ऑब्जर्वेशंस कैन बी generalized for analyzing and predicting human behavior. तो साइंटिफिक मेथड यानी कि हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं कि वो क्या हो रहा है और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, मतलब वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, पूरी इसकी इन्फॉर्मेशन, और फिर प्रेडिक्ट करते हैं कि आगे क्या हो सकता है। मतलब ह्यूमन के बिहेवियर को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, और उसके बाद में एनालाइज करेंगे कि कब कैसे क्या हुआ, फिर प्रेडिक्ट करेंगे कि हाँ ये फ्यूचर में इसका बिहेवियर कैसे हो सकता है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। आगे हम देखेंगे कि जोहन वाटसन ने क्या किया है, व्हाट इज़ बिहेवियर है, वो एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।